गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लास्ट क्लासेज में हम लोग क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो रही थी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के अंदर, उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो न्यूक्लियर रिएक्टर किया था, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट अब हम टॉपिक इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन या फ्यूजन जो होता है वो जस्ट विखंडन अभिक्रिया या फ्यूजन अभिक्रिया का उल्टी प्रोसेस होती है। उसमें तो क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस टूटता है दो लाइट न्यूक्लियाई के अंदर, दो हल्के नाभिकों में टूटता है। जबकि इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक आपके पास हल्के नाभिक क्या होंगे, आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाएंगे और ये जो हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर या संयोजित होकर हल्के नाभिक होने चाहिए और संयोजित होकर स्थायित्व नाभिक प्राप्त करने के लिए भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस को अपन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। When two or more nuclei are combined to each other to get a stable nucleus, this process is known as nuclear fusion process। जब दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, और ये भी क्यों बनाते हैं, तो उसका रीज़न है क्योंकि ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। अब संलयन अभिक्रिया की क्या शर्त होती है, हमारे पास क्या शर्त होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की, क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे मान के चलो ये दो न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी आपस में कंबाइंड हुए और कंबाइंड होने के बाद एक नया न्यूक्लियस हमारे पास क्या बन गया, सी बन गया। मिलने के बाद दो लाइट न्यूक्लियाई दे रखे हैं, दो हल्के नाभिक दे रखे हैं, ये मिलने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस या भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं, जिसका नाम मैंने क्या लिख दिया, आपके पास सी लिख दिया। अगर मान के चलो इसका मास मैं मानता हूँ ma, इसका मान के चलता हूँ mb और इसका मास मान के चलता हूँ mc, तो संयोजित होने वाले कौन कौन से न्यूक्लियस हैं जिनके मास ma प्लस mb हो गया। प्रोडक्ट जो न्यूक्लियस हमारे पास आया, इसका मास कितना हो गया, mc हो गया। तो संलयन की अभिक्रिया की शर्त होती है कि संलयन होने वाले या जिनका फ्यूजन होने वाला है, कंबाइंड होने वाले हैं, उन न्यूक्लियस का मास हमेशा प्रोडक्ट न्यूक्लियस से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब संलयन होने के बाद जो प्राप्त नाभिक है, उस नाभिक के द्रव्यमान से इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ने के बाद हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, संलयन होने वाले नाभिकों का कुल द्रव्यमान प्राप्त जो उत्पाद नाभिक है उसके द्रव्यमान से अधिक होगा, तभी संलयन की अभिक्रिया होगी। यदि ये लेस देन हो जाता है या इक्वल टू हो जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, तो यही हमने फ्यूजन में पढ़ा था। जब हैवी न्यूक्लियस दो नाभिकों में टूट रहा था, तो जिस न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा था, विखंडन हो रहा था, उसका मास हमेशा ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये चीज़ यहाँ पे जो संलयन हो रहे हैं, इन दोनों का मास हमेशा प्रोडक्ट न्यूक्लियस इस mc के द्रव्यमान से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ सुनो, ये न्यूक्लियस ए था, ये न्यूक्लियस बी है, दो नाभिक दे रखें ए और बी। न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ होती हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ। अब संलयन होने के लिए एक चीज़ बताओ, ये पास आएंगे, तो पास आने पर एक चीज़ बताओ, प्लस और प्लस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण या रिपल्सन फोर्स लगेगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव जब पास आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युत बल आपके पास उत्पन्न होगा, और वो भी कैसी प्रकृति का होगा, उसका नेचर क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्जों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो एक चीज़ बताओ, जैसे ये पास आया और ये भी पास आया, पास आने के लिए किसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी की। और जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित होती जाएगी, और परिवर्तित होती जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये दोनों एक दूसरे के पास आकर थोड़ी दूरी पर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो कभी मिलने ही नहीं चाहिए, ये तो कभी मिलने ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इनको हम इतनी काइनेटिक एनर्जी दें जिससे कि ये एक दूसरे से क्या हो जाए, कंबाइंड हो जाए। तो हम इसके लिए त्वरित्रों का उपयोग करते हैं। त्वरित्रों का मतलब एक्सेलरेटर का उपयोग करते हैं।
एसेलरेटर का उपयोग करते हैं, जिससे इनको एसेलरेट किया जाता है या त्वरित किया जाता है, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और इतनी गतिज ऊर्जा देने के बाद ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि जब एसेलरेटर के द्वारा अपन त्वरित करते हैं तो यदि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, जैसे ये बी ए के पास गया और ए बी के पास आया, तो हो सकता है ये कॉर्नर से टक्कर करे, और टक्कर करने के बाद ये भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं या भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। और भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो गए तो हमारा जो टारगेट था मिलाने का, वो टारगेट तो ख़त्म हो गया। इसलिए एसेलरेटर के द्वारा अपन इसको प्रोसेस को त्वरित नहीं करते हैं। ठीक है, कोशिश करें, लेकिन इसमें हमें डिसएडवांटेज मिली, इसलिए त्वरित्रों के द्वारा या एसेलरेटर के द्वारा हम इन न्यूक्लियस को एसेलरेट नहीं करते। तो हमारे पास क्या है कि जब कोई भी मैटर, मतलब द्रव्य पदार्थ, गैस फॉर्म में होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म के अंदर, और गैस फॉर्म में यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, मतलब हाई टेम्परेचर की बात करें, एट हाई टेम्परेचर, यदि मैं हाई टेम्परेचर की बात करता हूं तो हाई टेम्परेचर पर क्या है, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। हाई टेम्परेचर पर इनकी क्या बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर इस थर्मल एनर्जी के कारण ये एक दूसरे से कंबाइंड हो जाए तो इसे अपन बोलते हैं ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। इसे अपन बोलते हैं थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस या ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जब द्रव्य या कोई मैटर गैस फॉर्म में होता है, उस कंडीशन में न्यूक्लियस तापीय ऊर्जा ग्रहण करके थर्मल एनर्जी को गेन करके आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर हुआ, इसलिए इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। व्हेन मैटर इज इन गैस फॉर्म, when matter is in gas form at high temperature, these combined and makes a heavy nucleus. This process is known as thermal nuclear fusion process या ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और इस ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाई टेम्परेचर भी जो होना चाहिए, वो हाई टेम्परेचर ऐसा नहीं है बहुत कम होता है। हाई टेम्परेचर कितना होता है, 10⁹ केल्विन आपके पास इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इतने उच्च ताप पर ये आपके पास ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है, संभव है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब जब इतना हाई टेम्परेचर होता है 10⁹ केल्विन, तो 10⁹ केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी एटम या कोई भी पदार्थ दे रखा है, उसका परमाणु दे रखा है, तो ये तो हुआ पॉजिटिव, और ये हमारे पास इसके चारों तरफ कक्षाएं दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो उच्च ताप पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस थर्मल एनर्जी को गेन करके बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन हो गया और ये पॉजिटिव आयन हो गया। तो जो पूरा पदार्थ उपस्थित होगा वो किस किस की फॉर्म में होगा, आयन की फॉर्म में होगा और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। और ये पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है, या चौथी हमारे पास स्टेट होती है। 3 स्टेट तो अपन जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये चौथी जो अवस्था होती है इसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जब किसी पदार्थ की अवस्था आयन व इलेक्ट्रॉनों की फॉर्म में पाई जाती है तो इस कंडीशन में पदार्थ की इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर है। बहुत तसल्ली से समझना, क्योंकि टॉपिक थ्योरेटिकल है, लेकिन थ्योरेटिकल के साथ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हाई टेम्परेचरों की ज़रूरत पड़ती है तो कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, 10⁹ केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब मैं इस ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जिसके लिए टेम्परेचर 10⁹ केल्विन की आवश्यकता होती है, आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो आप समस्या है वो है एनर्जी की। हर आदमी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये एनर्जी आपके पास शक्ति के रूप में हो सकती है, पावर के रूप में,
जैसे हम लोगों ने परमाणु बम बना रखे, हाइड्रोजन बम बना रखे, या किसी भी तरीके की एनर्जी हुई, तो ये तो हुआ सुरक्षा के। अब बात करते हैं ज़रूरत की। हमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी चाहिए, हमें खाने के रूप में एनर्जी चाहिए, और आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। लोगों का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके पास। हमारे पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करें तो भारी पानी या समुद्री पानी आराम से उपस्थित है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और आसानी से उपलब्ध है तो इसमें होता है आपके पास 1s2 ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ड्यूटेरियम के 3 न्यूक्लियस या 3 आइसोटॉप आपस में मिले, ड्यूटेरियम के 3 आपके पास आइसोटॉप आपस में मिले, समस्थानिक आपस में मिले, तो एक तो बनाते हैं ये 2He4, एक बनाते हैं ये 1H1, और एक बनाते हैं ये 0N1, और लगभग 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर। क्या? दोबारा देखते हैं। 3 देख लो, पहले वैलेंस कर लो। नीचे 3 है, ऊपर 6 है। इधर देखो 2 + 1 हो गए 3। इधर देखो 4 + 1 + 1, टोटल कितना हो गया? 6। और कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है? 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किससे? 3 ड्यूटेरियम के अणु से। अब हम ये कह रहे हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या एनर्जी की है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर भारी पानी या खारा पानी वो तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो हम तो ड्यूटेरियम के 3 न्यूक्लियस को आपस में मिलाएंगे और 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट कर देंगे। जिस रिएक्टर के अंदर इसको जनरेट करोगे उसे अपन बोल देते हैं ताप नाभिकीय संलयन भट्टी। ताप नाभिकीय संलयन भट्टी, इंग्लिश में अपन इसे बोलेंगे थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। ताप नाभिकीय संलयन भट्टी या थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनो आप। अगर जिस भट्टी के अंदर या जिस रिएक्टर के अंदर इस प्रोसेस को अपन संपन्न करेंगे, इसको अपन बोल रहे ताप नाभिकीय संलयन भट्टी बोल रहे। अब अगर ये प्रोसेस आसानी से संभव हो जाती है, क्योंकि ड्यूटेरियम तो हमारे पास आसानी से उपलब्ध है, तो 21.6 क्या 21.6 लाख आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट करो, मिक्स करते जाओ, एनर्जी जनरेट करते जाओ। लेकिन उसमें समस्या क्या आ रही है? जो सूर्य का टेम्परेचर होता है, सूर्य का टेम्परेचर आपके पास होता है 10⁻7 केल्विन। कितना केल्विन होता है? 10⁻7 केल्विन। सन का, सूर्य का आपके पास ये टेम्परेचर होता है। तो एक चीज़ बताओ, इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 10⁻9 केल्विन टेम्परेचर की। तो क्या 10⁻9 केल्विन का टेम्परेचर अर्थ पर जनरेट किया जा सकता है? क्या पॉसिबल नहीं है। किसी ने कहा चलो हमने सर किसी भी कारण से विस्फोट करके, आग जला के, या इस तरीके की कोई भी हमने प्रोसेस कर दी कि 10⁻9 केल्विन का टेम्परेचर हमने जनरेट कर दिया। चलो जनरेट तो कर दोगे, फिर इसको मेंटेन भी तो करना है, क्योंकि इस प्रोसेस को बनाने के लिए। तो ताप नाभिकीय संलयन भट्टी में या ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हमारे पास क्या क्या समस्या आ रही है? ये 2 समस्या हैं। पहली समस्या है कि इतना हाई टेम्परेचर बनाए रखना संभव नहीं है, और दूसरा, मुझे प्लाज्मा की डेंसिटी या घनत्व आपके पास उच्च चाहिए, तब ये प्रोसेस संपन्न है। मतलब ऐसा नहीं है 2-4 न्यूक्लियस ही है, ये प्लाज्मा का जो घनत्व है या डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा है, ये आपके पास क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। जब डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा ज़्यादा होगा, उसी कंडीशन के अंदर ही आपके पास ये प्रोसेस संभव है। तो कहने का मतलब, समस्या ख़त्म करने में, एनर्जी की समस्या ख़त्म करने में हमारे पास 2 समस्याएं उत्पन्न हो गई। पहली चीज़ तो हाई टेम्परेचर 10⁻9 केल्विन को बनाए रखना संभव नहीं है, या उत्पन्न करना भी संभव नहीं है। और दूसरा, प्लाज्मा की हाई डेंसिटी को भी बनाए रखना संभव नहीं है अर्थ पर। ये केवल सन पर ही आपके पास क्या है? संभव है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं शॉर्ट में एक बार पूरा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी है। पहला मैंने आपसे बताया नाभिकीय संलयन क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं।
और शर्त क्या है इसकी? शर्त ये है कि जो आपके पास संलयन होने वाले या फ्यूजन होने वाले न्यूक्लियस है उनका मास हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो Ma + Me इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? Mc, तभी आपके पास ये संलयन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अपन कहते हैं कि जब ये संलयन होंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो ये आपस में मिक्स भी हो सकते हैं और नहीं भी मिक्स हो सकते, क्योंकि पास आने के बाद जब काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं जाकर आपके पास क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको काइनेटिक एनर्जी इतनी प्रॉपर देते हैं कि ये आपस में मिक्स हो जाए। तो एसिलरेटर के द्वारा अपन इनको एसिलरेट करते हैं। ठीक है, एसिलरेट किया तो उसमें क्या समस्या आई कि जब ये पास आते हैं तो हो सकता है ये भिन्न भिन्न कोणों पर आपके पास क्या हो जाए? स्कैटर हो जाए। ठीक है, तो चलो ये प्रोसेस कैंसिल हो गया। तो हमने कहा कि जब मैटर आपके पास गैस फॉर्म में होता है तो हाई टेम्परेचर पर यदि ये मिक्स हो जाए तो इसे भी अपन फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, लेकिन थर्मल फ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। तो थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस आपके पास ये है। और हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, जितने भी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो आयन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा कहते हैं। और अगर इस प्रोसेस को, संलयन अभिक्रिया को जिस रिएक्टर के अंदर किया जाता है उसे अपन नाभिकीय संलयन भट्ठी कहते हैं, जिसमें को बनाने में हमारे पास दो समस्याएं आ रही हैं। अगर साइंटिस्टों के पास इन दोनों चीज़ों का उपचार हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर जिस बिजली की कॉस्टिंग आज आप 7 रुपये, 8 रुपये या 10 रुपये दे रहे हो, उसकी कीमत मात्र आपके पास मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें कुछ लगाना की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारे पास भारी पानी है, क्योंकि समुद्री पानी जो है पूरे विश्व के अंदर 70% जो पानी है वो आपके पास क्या है? D2O है। तो ड्यूटेरियम तो हमारे पास है ही है, और ड्यूटेरियम को मिक्स करने पर, 3 ड्यूटेरियम को मिक्स करने पर हमारे पास 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। क्लियर? एक चीज़ और देखो, अब वैज्ञानिक जो हैं वो दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो काम कर रहे हैं चुंबकीय संरोधन, जिसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। और एक काम कर रहे हैं जड़त्वीय संरोधन। इस जड़त्वीय संरोधन को अपन बोलते हैं इनर्शियल कन्फाइनमेंट। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट और इनर्शियल कन्फाइनमेंट, इन दो चीज़ों पर आपके पास साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जिससे कि एनर्जी जनरेट की जा सकती है। और इस चुंबकीय संरोधन के अंदर आपके पास वैज्ञानिकों को कुछ सफलता मिल चुकी है। और क्या सफलता मिली है कि चुंबकीय संरोधन विधि का उपयोग करके उन्होंने एक डिवाइस तैयार की जिसे नाम दिया गया है टोकामेक। क्या दिया गया है? टोकामेक। और जिससे आपके पास लगभग 10 मेगावाट, कितनी एनर्जी? 10 मेगावाट की एनर्जी इससे उत्पन्न की जा सकती है। 10 मेगावाट की एनर्जी आसानी से इससे क्या की जा सकती है? उत्पन्न की जा सकती है। अब अपन बात करते हैं सन, मून या जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उन आकाशीय पिंडों से हम सतत लगातार क्या करते जा रहे हैं? आपके पास एनर्जी या तापीय एनर्जी को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि कोई भी बॉडी जैसे गर्म वस्तु है, उससे टेम्परेचर आपके पास निकल रहा है या हीट बाहर निकल रही है। हमने एक गर्म वस्तु ली, जैसे मान के चलो ये लो आप, ये मेरे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु दे रखी है। जब एक चीज़ बता, इससे एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका टेम्परेचर 50 से 49 होगा, 48 होगा, 47 होगा, 40 भी हो जाएगा और 30 होगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा और रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। तो इसका टेम्परेचर कम हुआ ना। तो अब इसी की जगह सन मान लो आप। तो सन से जब एनर्जी बार बार रिलीज हो रही है तो सन को या सूर्य क्या हो जाना चाहिए? ठंडा हो जाना चाहिए। लगभग आपके पास 10 की घात 8 वर्षों के बाद, मैं बता देता हूँ, सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 2 × 10 की घात 30 kg होता है। ठीक है, कितना होता है? सूर्य का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ सन,
ये 2 × 10⁻30 kg है। और इससे होने वाली जो रिलीज एनर्जी है वो लगभग 3.96 × 10⁻26 वाट, इतनी एनर्जी इससे रिलीज होती है। वाट का मतलब जानते हो ना, जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर 3.96 × 10⁻26 जूल एनर्जी इससे रिलीज हो रही है। तो हमारा वैज्ञानिकों का मानना ये है कि 10⁸ वर्ष के बाद इससे एनर्जी रिलीज होना बंद हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिक अलग अलग परिकल्पना देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि जो हमारे पास सन है उस पर मोस्टली जो गैस है, एक तो हाइड्रोजन गैस है, एक हीलियम गैस है, इसके अलावा अन्य और भी आपके पास गैसेस दे रखे, हाइड्रोजन है, हीलियम है और अन्य गैस है। अन्य गैस लगभग 1% है, हाइड्रोजन लगभग 35% है और ये हमारे पास हीलियम 64% है। 64% हीलियम है, 1% अन्य है और हाइड्रोजन 35% है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन की जो आपके पास गैस है इसके एटम आपस में मिलते हैं और हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, और हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट करके ये एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इस चक्र को अपन बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य तथा चंद्रमा या आकाशीय पिंड, तारे, स्टार्स कोई भी ले लो, इन पर ऊर्जा या एनर्जी का मेन सोर्स या मुख्य कारण क्या है? तो आपका आंसर होगा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप होते हैं या समस्थानिक होता है 1H1, ये आपस में मिलते हैं और मिलकर ये आपके पास हीलियम गैस के अंदर या हीलियम न्यूक्लियस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कैसे कन्वर्ट होंगे, इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चक्र कैसे चलता है, ये साइकिल कैसे चलेगा, 1H1 और 1H1 ये दो आइसोटॉप दे रखे हैं हाइड्रोजन के 1H1, ये आपस में मिलेंगे 1H2 बनाते हैं। एक हमारे पास पॉजिट्रॉन बनाते हैं, पॉजिट्रॉन के साथ कौन सा पार्टिकल उत्सर्जित होता है, न्यूट्रिनो, और साथ में हमारे पास 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है या रिलीज होती है। 1H1 और 1H1 आपस में मिले, 1H2 बनाया, 1E0 बनाया पॉजिट्रॉन, साथ में न्यूट्रिनो, और एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो पॉजिट्रॉन है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन से मिक्स होगा, क्योंकि प्लाज्मा की स्थिति है इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 गामा फोटोन जनरेट होते हैं और साथ में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर? 2 अभिक्रिया बताई, इनको 2-3 बार लिखोगे तब जाके आपके पास याद होगी। दोबारा देखो, 1H1 और 1H1 आपस में मिले, 1H2 बनाया, बन गया 1H2, एक पॉजिट्रॉन निकला, साथ में न्यूट्रिनो और 0.42, ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स होता है, 2 गामा पार्टिकल हमारे पास एमिट्स होते हैं और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। अब ये 1H2 वापिस एक हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलेगा, 1H2 + 1H1, तो ये हमारे पास बनाते हैं 2He3 प्लस एक गामा पार्टिकल का उत्सर्जन होगा और साथ में 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होगी। कितनी होगी, 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 2He3 हमारे पास गेन हो गया। हीलियम ही तो हम चाहते हैं, हीलियम कन्वर्ट हो गया, लेकिन हीलियम भी अपने He4 में कन्वर्ट होना चाहता है, आइसोटॉप। तो अपन क्या करते हैं, 2He3 और 2He3 ये 2 हीलियम न्यूक्लियस। अब एक चीज़ बताओ, इन 3 प्रोसेस से कितना हीलियम न्यूक्लियस आया, 1। तो एक चीज़ बताओ, अगर मुझे 2He3 2 बार चाहिए तो ये तीनों प्रोसेस कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार। ये तीनों प्रोसेस एक बार होती है, एक बार 2He3 मिल गया।
यही प्रोसेस एक बार और होती है तो 2He3 बन गया। अब ये 2He3 और 2He3 आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद क्या होगा, देखो यदि 2He3 और 2He3 आपस में मिक्स होते हैं तो ये बनाते हैं 2He4। इसके अलावा दो बनाते हैं 1H1। क्या बनाते हैं 2,1H1। चेक करो 2 और 2 4, 2 और इधर 2 कितने हो गए 4, 3 + 3 कितने हो गए 6, 4 + 2 कितने हो गए 6, 2He4 + 2,1H1 और साथ में 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है। 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। दोबारा देखोगे 1H1 और 1H1 आपस में मिलता है, 1H2 बनाया, 1E0 बनाया, एक न्यूट्रिनो और 0.42, इधर 1E0 - 1E0, दो गामा पार्टिकल 1.02, 1H2 1H1 के साथ मिक्स होता है 2He3 बना दिया, 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट हुई। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 2He3 के 2He3 दो पार्टिकल आपके पास मिलते हैं तो 2He4 बनाएंगे, 1H1 बनाएंगे, 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होगी। अगर मैं इस पूरी प्रोसेस को दो बार रिपीट करूं और इस वाली प्रोसेस के अंदर जोड़ दूं तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, फाइनल रिजल्ट निकलेगा कि यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम होंगे 4,1H1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 - 1E0। ये जब आपस में मिलेंगे तो ये 2He4 हमारे पास बनेगा। क्या बनेगा, 2He4 हमारे पास बनेगा। साथ में 6 गामा पार्टिकल उत्सर्जित होंगे, 2 हमारे पास न्यूट्रिनो पार्टिकल जनरेट होंगे और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होगी। कितनी एनर्जी जनरेट हुई, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होगी। अब किसी को डाउट होगा सर ये कैसे आया, चेक कर लो, चेक करें। देखो इधर इन प्रोसेस को कितनी बार से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, LHS को 2 बार से और RHS को भी 2 बार से करो। 1H1 देखो 1 2 3, 3 × 2 कितने हो गए 6, 1H1। 1E0 कितनी बार हो गए 2 बार, 2 1E0। ये क्या हो गया 2 - 1E0, क्लियर, 2 - 1E0। और ये हमारे पास 1H2 कितनी बार 2 बार, क्लियर। और इसमें अपन जोड़ने इसको, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ने तो इधर 2He3 और 2He3 ये तो हो गया LHS पार्ट, क्लियर। अब इससे क्या गेन हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो 1H2 कितने से 2 1H2, ठीक है। इधर आ जाओ 1E0 2 1E0, न्यू 2 बार 2 न्यू, गामा 1 2 3 3 गामा और इंटू 2 करोगे कितना हो गया 6 गामा। ये 2He3 इसको जोड़ोगे 2He4 2 1H1। अब सुन लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो किसको 1 2 या 12.86 को इसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये हमारे पास 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। ऐड करके देख लेना। अब बैलेंस करो, ये वाली इक्वेशन निकालनी है। 1H2 कितने बार है 2 बार, 1H2 कितनी बार है 2 बार, आपस में कैंसिल आउट। 1E0 कितनी बार है 2 बार, इधर भी 1E0 कितनी बार है 2 बार, कैंसिल आउट। 2He3 यहाँ कितनी बार है 2 बार, यहाँ 2He3 ये 1 और 2 कितनी बार है 2 बार, ये भी कैंसिल आउट। इधर देखो 2 1H1, 1H1 कितनी बार है 2 बार, इधर कितनी बार है 6 बार, यदि कैंसिल आउट करूँ तो इधर कितनी बार बचेगा 4 बार, क्लियर है। अब देखना फाइनली 4 1H1 4 1H1, 2 - 1E0 2 - 1E0, ठीक है, और सब कैंसिल आउट। इधर देखोगे 2 न्यू 6 गामा, 2 न्यू 6 गामा और क्या बचा 2He4
और साथ में कितनी एनर्जी बची, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने ये प्रोसेस भी आपके पास क्लियर कर दी। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होती है। इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, जैसे ये 4 टाइम्स है तो -1E0 2 टाइम्स है, तो ऐसे करते हैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 - 1E0 को उधर भी जोड़ देते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 4 टाइम्स 1H1 -1E0, ये हो गया 2He4, इधर अपने पास 2 -1E0, ये हो गया 6 गामा, ये हो गया 2 न्यू और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूँ। देख लो बैलेंस है या नहीं है। इधर हमारे पास हो गया 4, ठीक है, और इधर हमारे पास हो गया -4, कितना हो गया 0। इधर देखो 2 और -2 कितना हो गया 0। इधर हो गया 4, इधर 4 + 0, ये भी हमारे पास कितना रहा 4 रहा। तो दोनों तरीके से दोनों अभिक्रियाएं आपके पास इस तरीके से हुई अभिक्रिया, चाहे आप ये वाली लिखो चाहे अभिक्रिया ये वाली लिखो, बाकी पूरा प्रोसेस आपके पास आना चाहिए। ये अभिक्रिया कैसे आई कि 2He3 2 बार होने के लिए इन प्रोसेस को हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। अब इक्वेशन आपको ऐसे नहीं है एक ही दिन में याद हो जाएगी, आप पर डे की 2 इक्वेशन बनाओ कि हमें पर डे 2 इक्वेशन याद करनी है, तो आपके पास 2 दिन के अंदर ये आपको इक्वेशन याद हो जाएगी, ठीक है। 2-3 बार आप राइट डाउन करोगे, अपने आप आपको धीरे धीरे लर्न होता जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से सन पर या कोई भी हमारे पास स्टार दे रखे हैं, सन दे रखा है, स्टार दे रखा, उस पर ऊर्जा का जो मेन सोर्स है हाइड्रोजन गैस जो है वो आपके पास हीलियम गैस के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब अगली चीज़ देखो, 2 प्रोसेस हुई, छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा अब आपके पास एक एक नंबर के। एक हुआ आपके पास नाभिकीय विखंडन, फ्यूजन प्रोसेस, और एक हुआ आपके पास नाभिकीय संलयन, मतलब फ्यूजन प्रोसेस। क्लियर है, एक फ्यूजन है एक फ्यूजन है। दोनों में से कौन सी अभिक्रिया ज़्यादा बेटर होती है, एक नंबर का क्वेश्चन अपन जनरेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, संलयन अभिक्रिया ज़्यादा बेहतर होती है। क्यों? पहली चीज़, वहाँ पर एक समस्या आ रही थी फ्यूजन के अंदर कि जो हमारे पास अपशिष्ट नाभिक बच रहे थे, जो हमारे पास वेस्टेज बच रहा था, उनको हवा में खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो मानव शरीर के लिए घातक होते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करना एक बहुत बड़ी समस्या है। और जबकि फ्यूजन प्रोसेस के अंदर तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास हाइड्रोजन हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम गैस ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, तो इसलिए आपके पास संलयन अभिक्रिया ज़्यादा बेहतर है विखंडन अभिक्रिया के, क्योंकि इसमें अपशिष्ट नाभिकों को ख़त्म करना हमारा टारगेट नहीं होता। और दूसरा, संलयन अभिक्रिया में हमेशा ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, संलयन अभिक्रिया में हमेशा ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस को मिक्स करोगे और 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 का विखंडन करोगे फ्यूजन, तो ज़्यादा एनर्जी इस हाइड्रोजन गैस के संलयन से आपको ज़्यादा मिलेगी। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस यदि विखंडित होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है। ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस यदि विखंडित होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 का विखंडन करो, ठीक है, और 1 किलोग्राम हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं, संलयन करते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो संलयन से प्राप्त होती है। तो 2 कारण हो गए, संलयन से ज़्यादा एनर्जी होती है और वेस्टेज को ख़त्म करना हमारा कोई टारगेट पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब अगली चीज़, कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यदि ये सन ठंडा होता जाएगा या इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ये अपने आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर या बल के कारण, इनर ग्रेविटेशनल फोर्स, इनर ग्रेविटेशनल फोर्स,
इस आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका आकार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब आकार यदि सिकुड़ता है तो इसका टेम्परेचर दोबारा बढ़ेगा। केवल परिकल्पना है ये। और क्या परिकल्पना दी गई थी कि कुछ वर्षों के बाद या 10⁻7 वर्षों के बाद जब सूर्य ठंडा हो जाएगा तो सूर्य ठंडा होने पर वो आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल या इनर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। और सिकुड़ने के कारण क्या होगा, उसका टेम्परेचर वापस बढ़ जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये अपने पृथ्वी की कक्षा को भी क्या कर लेगा, घेर लेगा। मतलब इसके आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। यही तो स्थिति होती है, सूर्य के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, तो अगर मान के चलो इस ऑर्बिटल के अंदर अर्थ चक्कर लगा रही है तो इसका आकार पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो एक मतलब ये हुआ कि बहुत छोटा सा रूप बहुत बड़ा आकार ले लेगा। इस स्थिति को जो कहा गया है वो लाल दानव स्थिति कहा गया, रेड जिएंट। क्या कहा गया, रेड जिएंट। जिएंट का मतलब क्या होता है, आपके पास दानव, ठीक है, भूत। इतना बड़ा आकार ये ग्रहण कर लेगा, ऐसी स्थिति मानी गई है, ठीक है। बाकी अभी ये कोई स्थिति संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यदि ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर हमारे पास ये समस्या आ सकती है। एक नंबर का एक क्वेश्चन और मैंने बताया था, संलयन अभिक्रिया में 10⁹9 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और मैंने सन पर यह अभिक्रिया की थी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, तो सन का टेम्परेचर तो 10⁻7 केल्विन है। तो आप कहोगे सर आप एक बार में दो स्टेटमेंट बोल रहे हो, एक बार तो कह रहे हो कि 10⁹9 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और आपने सूर्य पर 10⁻7 केल्विन पर ही ये प्रोसेस संपन्न कर लें। बिल्कुल सही है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT होती है। कितनी होती है, 3/2 kT। लेकिन सन का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होने के कारण कुछ हाइड्रोजन न्यूक्लियस के पास या कुछ हाइड्रोजन आइसोटॉप जो होते हैं उनके पास इतनी पर्याप्त काइनेटिक एनर्जी होती है कि वे आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वे आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने के बाद आपके पास संलयन अभिक्रिया की प्रोसेस आपके पास क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का चैप्टर आपके पास ये चैप्टर नंबर 15 थ्योरेटिकल रूप से आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेज में अपन इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।